हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से है, फर्स्ट चैप्टर के। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है आपका, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज मैं कुछ आपको बताने आई हूँ। आज हम इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्या चीज क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इनके अंदर हम क्या क्या चीज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू। ठीक है बेटा, इसके अंदर हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, और इसके अंदर हम करेंगे मैच द कॉलम, असर्शन और रीजन। बेटे, मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगी जिससे आपका नुकसान हो, इसलिए हम पहले ही क्या करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करके चलेंगे। एंड में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अभी अच्छी तैयारी करके चलो ताकि एंड में आप पेपर फोड़ दो, और आप प्रॉमिस करो बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के आओगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। देखिए बेटा, वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज हार्ड वर्क कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए, आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या लेक्चर मिस ना हो जाए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए बेटा, बहुत से टीचर्स ये एंड में कराते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अभी से ही करके चलना है। हम पूरी तैयारी अभी करके चलेंगे ताकि हम एंड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें, हम इवन फुल मार्क्स भी लेकर आ सकें। देखिए, पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके अंदर एक चीज देखिएगा बेटा, इसमें दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। ये बात बोल रहे थे जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे आपके इंडियन इकोनॉमी पे, तो आपकी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारे इंडिया पे, तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ए पार्ट डेवलप्ड थी, बी पार्ट अंडर डेवलप्ड थी, या स्टेगनेंट थी, या फिर बोथ बी और सी। तो देख लीजिए, क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी। स्टैग्नेंट का मतलब पहले भी बताया हुआ है मैंने, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। तो जब ब्रिटिश ऑब्वियसली रूल कर रहे थे हमारे इंडिया पे, तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, अंडर डेवलप्ड थी, और क्या थी बेटे, स्टैग्नेंट थी, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट कर दी थी हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ बी और सी इज योर आंसर। याद रखना, हमारा आंसर क्या होगा, बोथ बी और सी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। जो ये अलग कलर से लिखा है ये आपका आंसर है, आप अपने आप जरूर करके देखना इन क्वेश्चंस को। अब है आगे आपका, इन 1951 एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल इनकम वाज। देखिए बेटा, इन 1951 एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल इनकम क्या था। एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व थे 1951 के दौरान, उसमें ये बात पूछ रहे हैं इंडिया की नेशनल इनकम कैसी थी। हाईएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स, लोएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स, लोअर देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर लोअर देन द सर्विस सेक्टर। देखिए 1951 तक भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इंडियाज नेशनल इनकम में क्या था, हाईएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स था। क्यों बेटा, नियरली 72.7% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था, एग्रेरियन था। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो क्या था आपका, ओनली 10% इंडस्ट्री में था और 17% सर्विसेज में था, और नियरली सबसे ज्यादा किस में था, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन की नेशनल इनकम में अमंगेस्ट थ्री सेक्टर में से सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स। ठीक है, ये है आपका, देखिए ये बात बोल रहे हैं जब ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे इंडिया में, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम, अच्छा क्रॉप्स टू क्रॉप। तो क्रॉप्स टू क्रॉप्स में बेटा क्या चीज हो जाएगा, कौन सी क्रॉप से ये क्या चीज हो रहे थे, कौन सी क्रॉप से कौन सी क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, कैश से फूड की तरफ, कॉटन से जूट की तरफ, फूड से कैश की तरफ, या जूट से फूड की तरफ। अब आपको एक बात पता होगी, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया पे, तो ब्रिटिश ने क्या चीज सोचा, इंडिया तो हमारी क्या चीज है,
सोने की चिड़िया है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सपोर्ट करने चाहिए, ताकि वहाँ से वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना सके। और इंडिया को उन्होंने ऐसी मार्केट समझ लिया था जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लोगों को बेच सके। इस तरह से उन्होंने इंडिया को हैंडीक्राफ्ट में भी एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्या चीज़ कर दिया था, रिसोर्सेज में भी एक्सप्लॉइट कर दिया था। ठीक है बेटा, तो इसमें ये बात क्या चीज़ है, अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस चीज़ में रिजल्ट कर रहा था, शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो वो कौन सी क्रॉप थी, अब क्या चीज़ करा था, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस को क्या कहा कि फूड क्रॉप से सच एज व्हीट, ठीक है बेटा, इन्होंने क्या करा, अनाज मत बनाओ और क्या चीज करो, कैश क्रॉप बनाओ, जिससे उनको फायदा हो सके एक्सपोर्ट करने में। और उसके अंदर क्या था, रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब आपका आया। आई होप आपको समझ आया हो ये अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉर लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, फ्रेगमेंटेड थी, लार्ज थी, स्मॉल थी, या बोथ, ए और सी थी। देखिए लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, लोगों के पास जो भी लैंड थे फार्मिंग करने के लिए वो क्या थे, फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में बटा होना। ठीक है, छोटे छोटे पीस में डिवाइडेड होना। अगर किसी का देखिए, अगर किसी का एक लैंड यहाँ है तो एक लैंड यहाँ है, एक लैंड यहाँ है तो एक लैंड यहाँ है। तो हमारे लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी बेटे, फ्रेगमेंटेड भी थी और स्मॉल भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए आगे। आगे है आपका फार्मिंग विच फोकसेस ऑन बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। जो फार्मिंग फोकस करती है बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली को फुलफिल करने के लिए, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग या सर्वाइवल के लिए फार्मिंग। बेसिक नेसेसिटीज जहाँ आ गई या बेसिक नीड्स जहाँ आ गई तो वो सर्वाइवल की बात करता है। तो ये क्या चीज हो गई आपकी, सबसिस्टेंस फार्मिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, वो कौन सी फार्मिंग हो गई, सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई। ठीक है बेटा, फिर है आपका डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कॉज्ड बाय। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट किसकी वजह से हुआ, ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, या चेंज इन पैटर्न्स ऑफ डिमांड। देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी इंटरेस्टेड थी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ऑप्ट करने के लिए। तो चेंज इन दी पैटर्न ऑफ डिमांड होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कौन नहीं खरीदना चाहेगा। एक पेन सपोज करो मशीन मेड है, एक पेन हैंडमेड है, और मशीन मेड वाला कम पैसों का मिल रहा है तो लोग क्या मशीन मेड की तरफ जाएंगे, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हो उसकी। तो क्या चीज थी, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट किस वजह से था, ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी की वजह से भी था। ब्रिटिश की टैक्स पॉलिसी थी, जब यहाँ से हम क्या चीज कर रहे थे, एक्सपोर्ट करवा रहे थे रॉ मटेरियल, नो टैरिफ। अगर हम क्या, नो टैरिफ था, अगर हम यहाँ से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवा रहे थे तो हैवी टैक्सेशन पॉलिसी लगा रहे थे, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट था, चेंज इन दी पैटर्न ऑफ डिमांड था। इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सेवरली अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल। तो ये बात बोल रहे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कॉलोनियल रूल पे अफेक्टेड हो गई। सबको पता है, शुगर इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, या पेपर इंडस्ट्री थी। वो कौन सी इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो थी जो इसमें हैंड मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमोडिटी इंडिया सेल कर रही थी और वर्ल्ड वाइड इसकी रेपुटेशन थी। ठीक है बेटा, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ। बिफोर द इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर किसके थे, वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के थे, कैपिटल गुड्स के थे, ऑल ऑफ दीज किसके थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल। यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ आपके लिए, आपको समझ आ जाएगा। रॉ मटेरियल सच एज रॉ सिल्क, कॉटन और जूट, कॉफी एसेट्रा। ठीक है, इन सब के क्या थे, एक्सपोर्टर थे, जिससे वो क्या हो रहा था, वो इंटर्न क्या बना रहे थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और हमारे इंडिया में ही बेच रहे थे, तो प्राइमरी गुड्स। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ये बात बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। देखिए, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। कहीं ना कहीं क्या इंडिया सफर कर रहा था, लार्ज बिजनेस करने में कमी थी कहीं ना कहीं।
सेकेंड है आपका रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन वर फॉलोड, उस समय पे रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी फॉलोड हो रही थी कॉमोडिटी की प्रोडक्शन करने में। सी पार्ट है आपका ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, क्या ये है? इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड। तो ये बात बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इस चार ऑप्शन में से सही नहीं है जब फॉरेन ट्रेड हो रहा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल आपको पता होगा, कॉलोनियल का मतलब रूल का मतलब है जब ब्रिटिश हमारी कंट्री पे रूल कर रहा था और उसने हमारी इंडियन मार्केट को कॉलोनी में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिशिट, इसका आंसर हुआ है। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो क्या हो गया, इंडिया सफर्ड फ्रॉम, किस चीज से कर रहा था, लार्ज ट्रेड डेफिशिट। लार्ज ट्रेड मतलब लार्ज लेवल पे बिजनेस कहीं ना कहीं कम था, ऐसा तो था नहीं। इंडिया तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा था क्योंकि मोनोपोली कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। अब ये जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुएज कैनाल वॉज ओपनड इन 1867 में हुआ था, 1868 में हुआ था, 1869 में हुआ था या 1870 में हुआ था? आपको याद रखना है कब हुआ था, 1869 में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए अच्छे से याद रखना, सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869। चले आगे देखें। फिर है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड व्हाट, हाई बर्थ रेट, ए पार्ट, बी पार्ट हाई डेथ रेट, सी पार्ट हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ होना। तो ऑब्वियसली जब कॉलोनियल पीरियड था यानी ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया पे, तो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल ने शो करा था बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट थे, हाई डेथ रेट थे। बर्थ रेट थे 48 पर 1000 और डेथ रेट था 40 पर 1000, और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल से कम उम्र के बच्चों की ज्यादा से ज्यादा क्या थी, 246 था पर 1000। क्या था बेटा, नियरली इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जिसको बोला जाता है नवजात शिशु, वो क्या हो रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि ही वुमेन्स को, माओ को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था और ना ही मेडिकल फैसिलिटी थी। तो ये कहीं ना कहीं तीनों पार्ट आएंगे इसके अंदर, तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। फिर है आपका हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज अ साइन ऑफ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर रहे थे, ये किसका साइन है? क्या एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी का कारण है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या था, वुमेन्स को नहीं मिल रहा था। ठीक है, फिर पुअर हेल्थ केयर था, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो क्या चीज हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और पुअर हेल्थ केयर थी। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अच्छे से करना, चलिए आगे करना। अब है आपका जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है, भेदभाव करना मेल और फीमेल के बीच में। इन दी सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इंडिकेटेड का मतलब है वॉज शोन बाय क्या, बोथ ए एंड बी। ठीक है, या लिटरेसी रेट, किस चीज पे जेंडर बायसनेस था? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बोथ ए एंड बी, या फिर लिटरेसी रेट पे था, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे था, या फिर मोर्टेलिटी रेट पे था। ऑब्वियसली किस पे था, लिटरेसी रेट। जिसने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये बहुत अच्छे से आते होंगे, पहली बता रही हूँ। प्लीज और वीडियो जा करके देखिए, आप इजिली इनको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो लिटरेसी रेट क्या था, उस समय पर 17% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें आपका 9% मेल का रेशो था, और आई थिंक ये था आपका 8% फीमेल। किसी बुक में बेटा 16% है, किसी में 17% डेटा है, जिसके अंदर क्या था, जिसमें 16% वाला है तो 9% मेल है और आपके 7% फीमेल है। ठीक है बेटा, कोई भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या था, जेंडर बायसनेस सोसाइटी के अंदर किससे था, लिटरेसी रेट से, पढ़े लिखे से। पहले के टाइम में फीमेल को तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करने देते थे, और मेल का लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा डाउन था। आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड द विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 के बाद इंडिया कहाँ एंटर्ड कर गया था, विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, जिसमें 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है बेटा वो कौन सा है, सेकेंड।
बहुत अच्छे से याद रखना वो कौन है आपका सेकंड। ए पार्ट था डेथ रेट, बी पार्ट था सेकंड, सी पार्ट था फोर्थ और डी पार्ट था फर्स्ट। अगर 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे तो याद रखना इंडिया कौन सी स्टेज में एंटर कर रहा था, सेकंड स्टेज में। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको कर लेना। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। सेंसस होता है हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन को चेक करना। तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल वाज कंडक्टेड इन द ईयर, कब थी बेटा, ये थी ए पार्ट, 1851 में, 1881 में, 1861 में या 1841 में। ये थी आपकी 1881 में, याद रखना कब थी, 1881 में। अच्छी तरीके से बेटा इसको कर लेना, कब थी, 1881 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, Which of the following statement is not true about the demographic condition of India during the colonial period? ये क्या बात बोल रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट क्या नहीं है, सही नहीं है अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग colonial period? पहला है आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वॉज वेरी हाई। क्या इन्फेंट मोर्टिलिटी बहुत हाई था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वॉज वेरी हाई। सेकेंड था आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें से जो सही नहीं है वो बताना है बेटा आपने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज टू हाई, ठीक है। एंड लास्ट है फीमेल लिटरेसी रेट वॉज जस्ट 7%, जो मैंने अभी आपको बताया है ये रहा, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज जस्ट क्या था, 7%, 7%। इसमें से गलत कौन सा है आपका, गलत जो है वो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज टू हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज टू हाई नहीं था, बजाय पहले के टाइम में सिर्फ एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन कितनी थी, 32 ईयर्स, और अब कितनी है पहले के टाइम में, याद रखना, ठीक है। और अब कितनी है, 69 ईयर्स नाउ, ठीक है। पहले के टाइम में 32 ईयर्स था, लैक ऑफ अवेयरनेस इसका रीजन था, और नो मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के कारण। चलिए नेक्स्ट है आपका, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन, कौन से सेक्टर में थे, नियरली 72.7% ऑफ द पीपल का ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका आंसर, एग्रीकल्चर सेक्टर। ना ट्रेड एंड कॉमर्स में थे, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, ना माइनिंग सेक्टर में था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर वॉज, नियरली कितना था, जैसे अभी बताया आपको 72.7%, तो वो कितना है, अप्रॉक्स 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अच्छे से कर लेना बेटे, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका, डैश सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है बेटे। डैश सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट, प्री मतलब पहले, डोमिनेंट मतलब डिपेंडेंट, रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल, यानी जब ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, कौन सा सेक्टर प्रीडोमिनेंट था, ठीक है, समझ लो, प्रीडोमिनेंट जिसपे लोग डिपेंडेंट थे कि अगर एग्रीकल्चर होगा या हम काम करेंगे, फार्मिंग करेंगे तो ये हमें सर्वाइवल के लिए कुछ अनाज मिलेगा। वो कौन सा सेक्टर था, वो था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ना मैन्युफैक्चरिंग था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना सर्विस था, वो कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको क्या चीज देखना है बेटा, ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखना आप ध्यान से। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मेड इंडिया नेट इंपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नेट इंपोर्टर्स नहीं, नेट एक्सपोर्टर बना था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया था, ठीक है। आपको जो करेक्ट है वो चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो चूज करना है, ठीक है। ये गलत है जी हमारा। द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर वॉज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, सच एज रेलवे, रोड्स वगैरह हो गया, ब्रिटिशर ने बनवाई थी, वो क्या था, इंडिया की पॉपुलेशन को बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये भी गलत बात थी, ठीक है। अब हमें क्या चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिर है, इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, बहुत ही बल्क अमाउंट में, ठीक है, कहाँ, ब्रिटेन में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया क्या था, नेट एक्सपोर्टर बन के रह गया था रिसोर्सेस का, जो मैंने बताई थी आपको, रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, डी पार्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। नो, जब ब्रिटिश रूल नहीं करा था उससे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड इंजॉय कर रही थी, काफी अच्छे लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड थे,
ठीक है, तो इसका क्या हुआ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, चूज एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज आ, कैसी थी बेटा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी हुई है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के बारे में सारा बताया था, जमींदारी सिस्टम भी चल रहा था, उसके अंदर क्या था मैंने आपको बात बताया था, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करा जाता था और क्या कहा जाता था, गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट दे दिया जाता था और फार्मर से एज मच एज वो काम करवा रहे थे। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के अंदर ये था, मोनोपोली कंट्रोल कितना था, प्रोडक्शन भी जो करना था वो ब्रिटिशर्स का था। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी यही था। सेकंड है आपका, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वर मेड बाय, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम मैंने आपको पहले भी बताया था, नेशनल इनकम एक्यूरेट किसने कैलकुलेट करी थी, ठीक है, एक इंडिविजुअल ने, और वो कौन था, वीके आरवी राव। करी तो बहुत सारी थी, दादा भाई नौरोजी हो गया, ठीक है, डिगबाई हो गया। तो इसके अंदर क्या चीज है, एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वर मेड बाय सम इंडिविजुअल्स, ठीक है बेटा, जिन्होंने नेशनल इनकम फाइंड आउट करी थी। लेकिन कोई भी पूछे भाई एक्यूरेट किसने करी थी, तो आप सीधा बताएंगे वीके आरवी राव। ठीक है, थर्ड पे आइए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सेकेंडरी एंड डैश सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज। ये बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन्फेंट स्टेज पे कौन कौन से सेक्टर थे। एक तो सेकेंडरी सेक्टर था, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 10.1% पीपल काम कर रहे थे और 17% लोग कहाँ काम कर रहे थे, आपके टर्शरी सेक्टर में। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। फिर है जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडलमैन। ठीक है, एक अगर आपको याद हो मैंने बना के भी बताया था, जिसके अंदर पहला क्या था, ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट, थोड़ा सा ही बता दे रही हूँ, आप चेक कर लेना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट था, यहाँ जमींदार्स थे और यहाँ आपके टीनेंट्स थे, जिसको बोलते हैं लैंडलेस वर्कर्स। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या था, ये सिस्टम क्या चल रहा था पहले के टाइम में, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन कौन था यहाँ पे, जमींदार्स आ गया, मिडलमैन कौन थे, जमींदार्स। ठीक है बेटे, लैंड रेवेन्यू का मतलब है जो प्रॉफिट सबसे ज्यादा कमा रहे थे और लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट दे रहे थे और एज मच एज दे कैन वो काम करवा रहे थे लैंडलेस वर्कर से, जिसको हम टीनेंट्स बोलते हैं और पीजेंट्स बोलते हैं। फिर डैश इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर दी बेसिक्स, यानी सर्वाइवल की फैमिली के लिए जिसमें क्रॉप बनाई जाए, वो कौन सी फार्मिंग होती है, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस मीन्स सर्वाइवल। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया वाज अ डैश ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम और टू ब्रिटेन। क्या था, नेट इंपोर्टर। नेट इंपोर्टर क्या था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे और वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेकर के आ रहे थे और इंडिया में बेच रहे थे। डैश इज अ ईयर रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है आपका 1921। ठीक है बेटा, चलें आगे। आगे आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन ही तो डिवाइड होगी। अगर कोई भी पूछे, अगर आपसे कोई पूछे आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में से तो काम करते होंगे, प्राइमरी डील्स विद एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी सर्विस, तो आप बता देंगे भाई। अब ऐसी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन करता है वर्क पॉपुलेशन को अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब चलिए आगे, डैश एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल फार्मिंग के अलावा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पशुपालन करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका डैश इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो एजुकेशनल इंक्लूड कर रहा है, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटी। वो क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डील्स विद सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी वाले एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। डैश इज वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे।